अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई जब साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके रूबरू चीफ जस्टिस के पेश हुए। और ये वो केस था जिसमें उनके बयान हल्फी के हवाले से जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए थे। राना शमीम साहब ने जो आज जब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया तो कुछ यूँ लगा जैसे उन्होंने इस बयान हल्फी से अपने आप को जैसे डिस्टेंस किया हो, क्योंकि एक मौके पर उनका ये कहना था कि मेरा जो ओरिजिनल बयान हल्फी है वो सर पे मोहर है, किसने लीक किया। दूसरी बार जब उनसे ये भी पूछा गया कि आखिर आपने ये दिया था रिपोर्टर को या नहीं, तो उस पर उनका जवाब था कि मैंने इशाअत के लिए नहीं दिया था। बहरहाल आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके हवाले से राना शमीम साहब को ये कहा गया है कि 5 रोज़ में उन्होंने जवाब दाखिल करना है तहरीरी तौर पर। और याद आज ये भी पूछा गया है उनसे कि 3 साल बाद आपने बयान दिया है, इसके मकसद क्या थे और अदालत को सियासी तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। चीफ जस्टिस का आज एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट इस मौके पर यह भी था कि राना शमीम साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो इंतहाई ख़तरनाक है। मैं अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ, क्योंकि राना शमीम के हवाले से भी जो बयान हल्फी आया, मरियम नवाज साहिबा ने कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने इसको भी उन 5 शहादतों में से एक शहादत का दर्जा दिया था जो वो समझती हैं कि उनके वालिद के हक़ में आई है। मेरी मोहतरम मेहमानों में आज मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पंजाब असेंबली की मेंबर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे मोहतरम मेहमान हैं राना एहसान अफजल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे पूछना चाहूँगी राना साहब कि जैसे मैंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा इसको शहादत के तौर पर लेती हैं इस बयान हल्फी को, जबकि आज जो राना शमीम साहब हैं उन्होंने एक तरह से अपने आप को इस बयान हल्फी से डिस्टेंस किया है। ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला है जिस पर आप लोग इन्हिसार करे बैठे हैं, या मरियम नवाज साहिबा या शरीफ फैमिली, वो जब कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होती है तो बिल्कुल ही कहानी मुख्तलिफ हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कंक्लूड नहीं हुई, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, काश ये एक कोई कमीशन बैठा होता जो बजाय के पहले ही एक लोगों को पेनलाइज करने की जो है मोड के साथ चले, उनसे पूछा जाता है एक रिलैक्स्ड माहौल में कि ये हकायक क्या है। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि हमारे पास और अवाम के पास जो शवाहिद हैं वो वही हैं जो उस नोटराइज्ड और जो हल्फिया बयान है, और उसके अंदर काफी क्लैरिटी है चीजों की, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस मौक़िफ़ के ऊपर वो जो उनका वो जो बयान है वो कहाँ से आया, किसने लीक किया, क्यों किया, उसके मकासद क्या हैं, उस पे जरूर बहस होगी और हो सकती है और तज्जिए भी किए जा सकते हैं। लेकिन जो उस पे लिखा हुआ है वो तो पूरी अवाम ने पढ़ा, मीडिया ने भी देखा, पाकिस्तानियों ने भी देखा, उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो बड़ी क्लियर है। नहीं, लेकिन राना शमीम साहब ने आज ये कहा है कि क्या छपा है वो कौन सा बयान हल्फी है, पहले मुझे वो देखना होगा कि उसमें क्या तहरीर किया गया है। बिल्कुल, तो जो तहरीर किया हुआ है और जो जो लोगों के सामने आया है उसके अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है कि एक जो साबिक चीफ जस्टिस है वो अपनी जब वो ओहदे पे था और छुट्टियों पे गया हुआ था तो वो यही कह रहा था कि बेल नहीं मिलनी चाहिए इलेक्शन से पहले। तो ये चीज तो बड़ी क्लियर है उसके अंदर। अब आई एम श्योर जब राना शमीम साहब उसको देखेंगे और उनको पता लगेगा कि कौन सा जो है वो बयान लीक हुआ है, तो वो उससे, क्योंकि ये नोटराइज्ड भी है, तो आई एम श्योर ही विल स्टैंड बाय हिज स्टेटमेंट। ओके, वेल, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि कंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा ही ट्विस्ट एंड टर्न है। मुसर्रत साहिबा, आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्योंकि बड़ा, देखिए, ये एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर ये पहला, मैं कहूँगी, इल्ज़ाम था, जिसके बाद फिर दूसरा भी वो ऑडियो लीक के जरिए लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। नादिया, इंतहाई अफसोसनाक एरा से हम सारे गुजर रहे हैं जिसमें फेक वीडियोस और जिसमें जो वीडियोस बनाने वाले हैं, जब उनके खिलाफ कोई वीडियो आ जाए तो वो फेक और वो जो क्लेम करते हैं वो ओरिजिनल। तो ये बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का सिनेरियो है और इसमें मैं 2-3 पहलू आपके सामने रखूंगी कि आज जब राना शमीम साहब पेश होते हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज या उनका जो जवाब वो, और देखें इसकी कोई वो सीरियसनेस नहीं रह गई थी इस एफिडेविट की, जब राना शमीम साहब के साहबजादे ने जिस नॉन सीरियस वे में नेशनल चैनल के ऊपर गिलास की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने ये वाजे कर दिया कि मेरे अब्बा प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, वो क्यों नहीं बन सकते, और फिर
वो PMLN के नायब सदर रह चुके हैं सिंध के वकला विंग के, आप सबने सुना। उसके बाद इसकी सीरियसनेस का तो आप अंदाजा खुद ही लगा लें। और फिर इंतहाई अफसोसनाक कि अपने विंग के या इनकी पार्टी के अंदर जो कोई एस्पिरेंट हो किसी ओहदे के लिए, उनकी शहादत की क्या वक़्त, क्या मायने वो रखती है। फिर मैं तो ये मुझे तो हमदर्दी है राना शमीम साहब के साथ कि जब राना शमीम साहब की जो का बेटा, और नवाज शरीफ से भी हमदर्दी करनी चाहिए कि मरियम साहिबा जैसी बेटी जिन्होंने आके उनके सियासत का तिया पांचा किया और हर दिन माशाल्लाह से कर रही हैं। और मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तानी कौम को भी उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपने आप को एक्सपोज करने की, अपनी पार्टी को एक्सपोज करने की, अपने वालिद मोहतरम को एक्सपोज करने की। यानी कि जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जरदारी साहब ने किया कि जो पूरे वफाक की एक जमात थी उसको सिंध और अब इंशाल्लाह अंदरून सिंध तक लाड़काना तक ही रहेंगे, वही काम नवाज शरीफ की जरदारी साबित हुई है मरियम कि इस मुल्क से इस माफिया की जान छुड़ाने में बहरहाल तारीख याद रखेगी, इनकी खिदमात को बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और तारीख इसमें भी इनको सुनहरी रूप में लिखेगी कि एक कैलबरी फॉन्ट जो भी इजाद नहीं हुआ था उसको उन्होंने बिफोर टाइम लॉन्च किया। तो ये बयानी हल्फी की तरफ आए ना मुशर्रफ साहब, आप समझती है ये क्या डॉक्टर्ड है, क्या जबरदस्ती कराया गया है, क्या समझ रही हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही थी कि देखे जो इसमें राना शमीम साहब से पूछा जाए कि जो जिस मासूमियत का और वो कहते हैं वो कौन सा बयान हल्फी है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी भी कोई वीडियो मौजूद है मोहतरमा के पास, उनको ब्लैकमेल किया गया। इट्स सिंपल स्टोरी कि उनका बयान हल्फी उनकी बजाय जो वो पूछते फिर रहे हैं। ये क्या इसका नादिया, आप माशाल्लाह सेंसिबल हो, मेरा भाई राना साहब भी बड़े सेंसिबल है कि वो जो पूछ रहे हैं कि मुझे दिखाया जाए कौन सा बयान अल्फी शाया हुआ है और मैंने इसको पब्लिक नहीं किया, इसका क्या मतलब है। और 3 साल के बाद अचानक उसको दौरा पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी भी वीडियो जिस तरह इनके पार्टी के दूसरे लीडरान की जो इनके साथ डिस्टेंस करना चाहते हैं, उनको ब्लैकमेलिंग करने के लिए इनके पास अच्छा खासा मवाद है। सेम चीज आई एम सेइंग कि इन्होंने भी इनका कुछ ना कुछ ऐसी ब्लैकमेलिंग, चलो वीडियो नहीं तो कोई ऐसी सीक्रेट चीज मौजूद है जिसकी वजह से राना शमीम साहब जो है वो इस किस्म का बयान दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लूं बिफोर आई गो टू राना साहब, डू यू थिंक कि जो NA 133 से रिलेटेड वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वोट खरीदने के हवाले से हलफ और सब कुछ है, वो डॉक्टर्ड है या आप समझती हैं कि वो असली है? देखें, मैं ये PMLN लेके गई है इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी की वीडियो के जी ये देखें ये वोट खरीद रहे हैं, और पीपल्स पार्टी फिर उन्होंने इनकी वीडियो दिखा दी, तो ये 100% मैं इसको करेक्ट इसलिए समझती हूँ कि ये वोट खरीद के ही आज तक आए हैं। चलें, अब राना साहब को जरा रिस्पॉन्ड करने दें कि ये राना शमीम साहब के बयान हल्फी के आज जबकि कंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग से मुशर्रफ साहिबा कहती हैं ये तकवीयत मिलती है इस बात को कि जैसे प्रेशराइज करके उनसे ये करवाया गया हो और उनकी भी गोया कोई वीडियो मौजूद हो जिसके नतीजे में वो बेचारे कुछ समझ नहीं पा रहे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ नादिया मैं ये जरूर कहूंगा कि जब कोई इस तरह की चीजें या कोई किसी की ऑडियो या कोई एफिडेविट कोई जब आ जाता है पब्लिक एरिना में या पब्लिक नॉलेज में आ जाता है, तो सबसे पहले तो यहाँ हम एक वो हंटिंग शुरू कर देते हैं कि ये आया क्यों, ये किसने किया, और वो उसके अंदर जो कंटेंट होता है, जिस चीज को वो पॉइंट आउट करता है, उसके ऊपर फोकस से ज्यादा ये चीज होती है कि ये निकला क्यों और ये कैसे आया। मैं समझता हूं कि उसके कंटेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, चाहे वो ऑडियो हो या कोई वीडियो हो, जिस तरह अरशद मलिक की वीडियो थी कि वो क्या कह रहे थे, और उस कंटेंट के ऊपर हम पूरी जुडिशरी या जो गवर्नमेंट है वो नजरसानी नहीं करती और उसको रद्द कर देती है। लेकिन वो भी बहुत एक एरिया है जहां जिसे हमें देखना चाहिए, जहां तक लेकिन राना साहब कता कलामी माफी चाहूंगी, गुज़िश्ता रोज आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब वो पिटिशन गई थी उस ऑडियो लीक के हवाले से, तो उसको अटॉर्नी जनरल के तरफ जो है वो एडमिसिबल किया गया है कि वो प्री एडमिशन नोट इसका जो है वो बताएंगे, और उस केस के अंदर यानी उस वक्त के वो समात के लिए काबिल समात है कि नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जिनको ये फायदा पहुंचा सकती है अगर ये इसमें सदाकत है, वो लोग तक नहीं आए तो आप क्यों लेकर आ रहे हैं। यानी आपकी पार्टी की तरफ, शरीफ फैमिली की तरफ इशारा था कि व्हेन यू डोंट इवन गिव इट एज एडमिसिबल एविडेंस और एन एडिशनल एविडेंस।
देखिए ये जो चीजें आई वो हमारी लीगल टीम या मियां साहब की या मरियम बीबी की लीगल टीम तो उसको बिल्कुल यूज करेगी और अपनी लीगल जो एडवाइजरी के साथ जो भी जिस तरह भी उनको गाइड करेंगे या क्या वक्त किस वक्त पे उन्होंने लेके आना है या नहीं लेके आना वो उनके पास है। लेकिन जो उसके अंदर कंटेंट था वो खाली मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रिलेटेड नहीं था, वो पाकिस्तान के अदल से रिलेटेड था, वो पाकिस्तान के इश्यूज के साथ रिलेटेड था। और वो भी एक फोरम है जहां हम जरूर सवालिया निशान उठाते हैं कि वो उस बुनियाद पे उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जहां तक ये NA-133 की वीडियो है जिसमें PMLN को दिखाया जा रहा है, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर एक कि हमें वहां कोई प्रॉब्लम नहीं था, PTI तो पहले ही भाग गई। इन्होंने ऐसी बचकाना वो जो तजवीज कुनिंदा और ताईद कुनिंदा जान के इन्होंने ये किया कि इनको इलेक्शन ना लड़ना पड़े और ये मैदान छोड़ के भाग गए। नंबर 2, हमारा पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम वोट खरीदें या कुछ करें। हम इंशाल्लाह ताला वैसे ही बड़ी एक अच्छी लीड के साथ जीत रहे हैं और वैसे भी PMLN समझती है कि वोट खरीदना एक इलीगल एक्टिविटी है और हम इसको कंडेम करते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं कि ECP ने इसको पिकअप किया और जल्द हम इंतजार कर रहे हैं कि जो है वो निताए जाए। दूसरा तीसरा जो वीडियो है, वीडियो में एक तो सबने मास्क पहना हुआ है कि इतना तो कोरोना अब है ही नहीं जितना हर एक ने वो जो वोट बेचने आ रहे हैं उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है, फिर जो खरीद रहे हैं उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है और फिर इतने बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए हैं कि आप इतनी इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं और फिर साथ आप अपनी जो है वो नुमाइश भी कर रहे हैं पार्टी की। So what's the point? What do you कि ये बनाई गई है? पॉइंट इज कि ये PTI भाग तो गई इलेक्शन से, लेकिन भागते भागते इलेक्शन को गंदा करने के लिए उन्होंने ये वीडियो डॉक्टर की है। अच्छा। ये वीडियो डॉक्टर करने के माहिर है। इन्होंने पहले वो गिलानी साहब के टाइम पे भी जो है वो इनके MNAs ने वो वीडियोस बनाई और पता नहीं क्या कुछ किया, तो ये उसी कड़ी का सिलसिला नजर आ रहा है। और मेरे ये आप देखिएगा जब ये कंक्लूड होगी इन्वेस्टिगेशन ECP से तो यही निकलेगा अंदर से, जो बिल्ली थैले से निकलेगी वो PTI की तरफ पॉइंट आउट करेगी। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी का वोट खरीदने के लिए, इंशाल्लाह ताला हम एक बड़ी लीड के साथ। This statement is on record now and we'll see once the ECP concludes this investigation. मुसर्रत साहिबा, ना सिर्फ PMLN बल्कि नाक़िदीन ये कहते हैं कि जानबूझकर आप लोग NA-133 से भागे हैं क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए जाहिर है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह इल्म है कि ताईद कुनंदा कौन होता है, किस हल्के से होता है, उसी हल्के से होता है। और उसके बाद जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी आप नहीं गए क्योंकि वो वैसे भी ये बताया गया कि वो रिजल्ट हो सकता है कि बाद में आए, सुप्रीम कोर्ट में जाने का फायदा नहीं और इसलिए मैदान छोड़कर आप भाग गए। आई टोटली डिसएग्री। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें कि ये इनकी जो प्री पोल रिगिंग होती थी, जो वोटर लिस्टों को इन्होंने कचरा बनाया हुआ है, उसकी जद में हमारी पार्टी आई। इनफैक्ट दोनों जो प्रपोजर हैं वो इसी हलके में रहते हैं, तीसरी नस्ल उनकी। नादिया कभी वो छोड़ के नहीं गए, वो लोकल सियासत करते हैं, काउंसलर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ते हैं इसी हलके से। उनके पेरेंट्स के वोट इधर है, एक ही घर में 6 अफराद रहते हैं, 5 के वोट इधर है, 6ठे का वोट किसी और हलके में फेंक दिया गया। ये ECP के नादरा के वो कारनामे और ये वो है जराए जिनकी वजह से ये आज तक जीते हैं, जिसकी वजह से एक हफ्ता पहले इनको वोट खरीदने पड़ गए। तो ये तो देखें, फोरेंसिक ऑडिट भी हो जाना है, ये वीडियो सामने आ जाएगी, ये सब सामने आ जाएगा। ये वोट खरीद के ही नादिया जाते हैं, इनको कॉन्फिडेंस। और सबसे मज़ेका खेज सिचुएशन ये कि ऐसी जमात के मुकाबले में खरीदने पड़ गए, ये इनका कॉन्फिडेंस है जो 5000 वोट लिए। जहां तक रहेगी हमारी बात, इसीलिए तो हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि एक NA की वोट 40 से 50,000 ऐसा वोटर है जो उस हल्के का रिहायशी नहीं है, वो या मुर्दा है या खलाई मखलूक है या कौन है, उनको कोई नहीं जानता। तो उस हल्के की वोटर लिस्ट पे मौजूद है हमारे NA में। और 30 से 40,000 ऐसे लोकल रिहायशी हैं जो NA में रहते हैं, जिन्होंने कभी चेंज ऑफ वोट की एप्लीकेशन नहीं दी, लेकिन उनको मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिया गया। और ये पूरे पाकिस्तान में ये आलम है। इसीलिए जब हम इनसे कहते हैं क्या रिफॉर्म्स करें, तो ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, गाने और नाच गाने की हद तक, लेकिन सीरियस रिफॉर्म्स की तरफ ये लोग नहीं आते। EVM की तरफ नहीं आते क्योंकि घोस्ट पोलिंग स्टेशंस बना के वो जो मुर्दा लोग हैं या फलाई मखलूक है, उनका टर्न आउट 100% ही रहता है। जिंदा लोग चाहे वोट डाले ना डाले, उनकी बेसिस पे ये जाते हैं और ये हमेशा से वोट खरीद के ही जाते हैं। लेकिन यहाँ ये जरूर हुआ है कि मैं पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने माशाल्लाह जिस तरह से ओपन मार्केट, ओपन मंडी लगाई, इनको ये एक्सरसाइज जो एक रात पहले रात के अंधेरे में करते थे, PMLN को एक हफ्ता पहले करनी पड़ गई, जिसकी वजह से ये चीखे मार रहे हैं। अच्छा। आज तक ये ट्रू मैंडेट के साथ तो गए ही नहीं। अब हम जब
रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इनको छठी का दूध याद आ जाता है। Okay. जहां तक हमारी रहेगी बात, मैं अर्ज करूं कि हम ईसीपी के और नादरा की गलती को हमने भुगता और हम हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन आपको पता है दूसरी फैमिली का जो इन्फ्लुएंस है, मैं खुल के बात करती हूँ। जब मरियम डिस्क्वालीफाई हुई थी तो अली परवेज को किस कानून के तहत NA 127 में भी चीमा साहब ने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। 3 दिन इलेक्शन से 3 दिन पहले उसको, जो वो आजाद कैंडिडेट था, कवरिंग कैंडिडेट का अपना निशान होता, उसको शेर का निशान अलॉट किया गया। अच्छा। इनके ऊपर नवाजिशात रहती है। ये जस्टिस कयूम का एक नॉन फैमिली है जो कि इन्फ्लुएंस रखती है। हमें हाई कोर्ट में एक बेंच बना, उसने नहीं सुना, हमारा टाइम जाया किया। दूसरा बना, उसने नहीं सुना। तीसरे ने हमारी रिट पिटीशन पढ़े बगैर फैसला दिया। So, अब आप अदलिया पर इल्जाम आयद कर रही हैं ऑफ बीइंग पार्शियल। ये रियलिटी है, इसको जो मर्जी आप नाम दें, ये हुआ, इट हैपेंड। आप Okay. देख लें हमारे। राना- और दूसरी जहां तक रहेगी बात, इंशाल्लाह इस मुल्क में ये निजाम भी बदलेगा। हम वैसे भी, मैं तो इल्जाम नहीं लगा रही। सही मुशर्रत साहिबा, क्योंकि मेरे पास बड़ा कम टाइम रहता है, आपने अपना मौकफ दिया। राना साहब, आई वुड लाइक योर लास्ट कमेंट्स ऑन दिस, जो उन्होंने कहा है मुशर्रत साहिबा ने। देखें, ये सारे सारे फरार के बहाने हैं। ये भागे इलेक्शन से और इतनी बचकाना हरकत पे भागे कि वो हर एक को पता है, मेरे ख्याल से पूरे जनरल इलेक्शन में जहां कोई 1000 सीटों पे इलेक्शन हो रहा होता है, शायद ही कोई इस तरह का वाकया और जिस तरह का इन्होंने जो है वो किया। और ये इनकी आदत है कि जिस ईसीपी का चेयरमैन जो ईसीपी का हेड है, जिसको इन्होंने नॉमिनेट किया, आज अगर वो ईसीपी चला रहा है तो ईसीपी के इनके अगर खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर अगर फैसला आता है तो ये उसको भी जो है मुतनाज़ा बनाते हैं। और नादरा तो वैसे ही आपके अंडर है, नादरा तो वैसे ही आपके अंडर है। तो आप क्या बात कर रही है? ना हम हुकूमत में, ना पंजाब हुकूमत हमारी, ना फेडरल हुकूमत हमारी, और फिर भी जो है आपके हाथों के पीछे नीचे पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो इतने बच्चे तो मेरे ख्याल से ये पीटीआई नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि ये इलेक्शन में बदतरीन सतह से भागे जरूर। अच्छा राना साहब, जस्ट लास्ट थिंग, अगर राना शमीम साहब का केस कंक्लूड होता है और ये बयान हल्फी गलत साबित होता है तो इट विल बी अ बिग ब्लो टू दोस बेसिस जो कि मरियम साहिबा बोलती हैं कि ये शवाहिद हैं जो उनके वालिद के हक में आते हैं। देखिए, उनका बयान हल्फी सब पूरी अवाम ने पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया। अब क्या होता है, उनको क्या किस चीज का डर है, क्या किस तरीके से उनको जो है वो हिलाया जा रहा है, ये मुझे नहीं पता कि क्या कोई प्रेशर हो सकता है कि मुख्तलिफ एरिया से प्रेशर आ रहा हो उनके ऊपर, क्योंकि ये एक तहलका खेज जो होना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ नहीं हुआ अभी तक, वो जुडिशल कमीशन को बनना चाहिए था। जी, आपने कहा कि कमीशन ही तहकीकात कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली वक्त बिल्कुल खत्म हो गया मुशर्रत साहिबा। NA 133 का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, लेकिन बहरहाल लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। इंटरेस्टिंग टाइम्स। ऑडियो वीडियो लीक्स की बेसिस के ऊपर एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर वही ऑडियो वीडियो लीक्स क्या होती हैं, ये तो केस जब कंक्लूड होगा तो समझ में आएगा। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ होंगे, जो कराची के बल्दियाती निज़ाम के हवाले से और जो कुछ इस वक्त कराची में हो रहा है, खुसूसन नस्ला टावर के जिस तरह से कोर्ट ने ऑर्डर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कई ऐसी इलीगल जगहें हैं जिनको न सिर्फ मार्क किया है बल्कि कहा है कि इन इलीगैलिटीज़ को हमें ख़त्म करना होगा। राइट आफ्टर this break, PSP chairman Syed Mustafa Kamal. वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने हाल ही में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ आवाज उठाई है। वो कहते हैं कि वो इसके खिलाफ पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है इसके खिलाफ जिहाद करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी वुड लाइक टू नो कि ये जो लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल है, जिसके बाद काफ़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, आज भी हुई, ये इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस पूरे निज़ाम पर और खुसूसन सिंध के दारुल खिलाफे पर? 3 करोड़ का जो शहर है वो बिल्कुल अपाहज होकर रह जाएगा। वो शक्लें देखेगा और अपने सामने पहले ही अब तक बहुत बुरा हाल है और वो खुद को यहाँ पर एक एलियन फील करेगा यहाँ पर कि हम शायद यहाँ के इस मुल्क के बासी ही नहीं है। ये होगा और यहाँ पर महरूमी बढ़ेगी। इसलिए कि देखिए, ये जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होता है ये किसी की दुनिया के मुल्क में इसलिए होता है कि जो
वो तबकात जो कि नेशनल गवर्नमेंट या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपनी अपनी तादाद के कम होने की वजह से अपनी अददी नुमाइंदगी ना होने की वजह से वो रीच आउट नहीं कर सकते। उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देता है ये निजाम दुनिया भर में, माइनॉरिटीज को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देता है। वो वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग जो कि नहीं रीच आउट कर सकते। अब देखें सिंध की अगर डायनामिक्स आप देखें तो भाई सिंध में वजीर आला वही बनता है जो इंटीरियर सिंध को जीत कर आता है। तो दैट मीन्स कि कराची में जो उर्दू बोलने वाले या दूसरी जुबानें बोलने वाले लोग हैं उनका तो अभी जो है वो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो ले देकर ये लोग अपने काउंसलर बना लेते थे अपने अपने शहरों में, और उन काउंसलर्स के जरिए उनके 2-4 काम हो जाते थे। फिर सिटी गवर्नमेंट के जो इदारे होते थे उन इदारों में कहीं उनकी कोई नौकरी हो जाती थी, कुछ % नौकरी हो जाती थी। सही। तो अब क्या होगा कि, और ये बिल्कुल लीगल बात थी, ये आईनी बात थी, क्योंकि आर्टिकल 140A और 32 और 7 और 8 ये तमाम आइन के वो आर्टिकल्स हैं जो कि मुल्क में डिवोल्यूशन ऑफ पावर की एडवोकेसी करते हैं और लोगों को इख्तियारात और वसाइल और फाइनेंशियल इख्तियारात और पॉलिटिकल इख्तियारात देने की बात करते हैं। अब पीपल्स पार्टी के इस अमेंडमेंट के बाद ये होगा कि यहाँ पर हुआ कि जहां पर जो इदारे बाय बर्थ, जो हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल कॉलेज और जो और दूसरी प्रॉपर्टीज बाय बर्थ 70 सालों से मेट्रोपॉलिटन की थी, कराची डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की थी, उसको उन्होंने यक जुम्बिश कलम जो सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर, सारे इदारों के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके ऊपर 1 रुपए कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं आता था, कोई एक जमीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नहीं थी, ये सारी बाय बर्थ प्रोविंशियल सिटी गवर्नमेंट के इदारे थे। तो एक तो ये कर लिया। दूसरे उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए किया है कि सिटी गवर्नमेंट के पास जो है वो सिर्फ टॉयलेट्स की सफाई का निजाम रह जाएगा। तीसरी बात इन्होंने ये की है कि जो मेयर होगा वो कोई भी हो सकता है। आई मीन इस तरह से है, और उसके लिए जो वोटिंग होगी वो शो ऑफ हैंड्स के बजाय वो सीक्रेट बैलेटिंग होगी। अब आप बताइए इस मुल्क में जहां पर सेनेटर बिकते हों, जहां पर MNAs बिकते हों, जहां पर MPs बिकते हों, जहां पर माइनॉरिटी नंबर्स रखने वाली पार्टी का चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाता है, जहां पर 10-10 MNAs गायब हो जाते हैं, वहां पर काउंसलरों को खरीदना, यूसी नाज़मीन को खरीदना क्या बड़ा मसला है। दैट मींस ये कि आप वन वुडंट बी सरप्राइज कि अगर एक पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती और कल को वो 2 करोड़ रुपए जेब में आकर और काउंसलर्स को खरीद लेती है, तो आराम से अपना मेयर बना सकती है इस निजाम के तहत जो उन्होंने कि एक पार्टी। जी अच्छा, एक कमाल साहब, जैसे आपने कहा ना कि बाय बर्थ जो मेट्रोपॉलिटन के डिपार्टमेंट्स थे या उनके इदारे या उनकी ज़मीनें थी, वो एक जुम्बिश कलम से जो है वो अब वहाँ सिंध गवर्नमेंट के अंडर चली जाएंगी। तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं जैसे KMC के लोगों के लिए कि KMC के तहत अस्पताल चलते हैं, स्कूल चलते हैं, KMC की अपनी ज़मीन है, KMC के अपने पार्क्स हैं, तो आर यू सेइंग ऑल ऑफ दिस इज गोइंग अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड नॉट द लोकल गवर्नमेंट? Not yes, this all have. I mean, they have mentioned that those things. कि all these properties will be transferred, will be handed over to the provincial government. That means कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जिसमें 1 रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं आता था, बाय बर्थ वो मेट्रोपॉलिटन KMC का वो हॉस्पिटल है, वो चला गया। लेप्रोसी हॉस्पिटल वो चला गया, रफीकी शहीद हॉस्पिटल वो चला गया, सोबराज मेटर्निटी होम चला गया, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज चले गया। हमने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनतों से इन इदारों को खड़ा किया था। कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, कराची का डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वो वाइड जो मेडिकल डेंटल कॉलेज चलाती थी, 100% वहां पर मेरिट था, और उसको उन्होंने ले लिया वहां पे। तो ये वो सारी चीजें इस तरह से कर, जैसे वो पहले KBCA कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुआ करती थी, उसको SBCA उन्होंने कर दिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। क्यों किया? बेहतरी लाने के लिए नहीं, अपने मनपसंद लोगों को भरने के लिए, वहां पर भर्ती करने के लिए, पैसे लेकर, रिश्वतें लेकर वहां पर लोगों को भरने के लिए। आप देखें कि आज इस शहर में SBCA बनने के बाद कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। सारे जहां से लोगों को लाकर वहां पर रिश्वतें लेकर उन्होंने भर दिया है। अब वो शहर को लूट रहे हैं, उनको ये शहर हवाले कर दिया गया है कि आपने जो पैसे दिए थे नौकरी हासिल करने के लिए, अब आपको ये शहर मफतूआ इलाके के तौर पर दिया जाता है, अब उसको जितना लूटना चाहते हो लूटो। अच्छा। ये वो सारी चीजें ये करेंगे इन तमाम इदारों में। अच्छा, पहले लोकल गवर्नमेंट के हमने देखा था कि जाते जाते जो पिछली दौरे हुकूमत थी तो उसमें पावर्स कर्टेल कर दी गई थी, जिसमें इतनी कम पावर्स हो गई थी, वो स्प्रे वाली पावर्स थी, वो स्ट्रे डॉग्स वाली पावर थी, लेकिन बहुत सारी पावर्स कर्टेल हुई थी। अब आप ये कह रहे हैं कि इस तरमीमी बिल के बाद KMC के अंडर सिर्फ पब्लिक टॉयलेट्स हुआ करेंगे, मतलब, और ये बाकी सारी चीजें जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी?
जी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, अपने सारे बिल में मेंशन किया हुआ है। ओके। और इवन के मेयर बनाने का तरीकाकार भी उन्होंने चेंज कर दिया ना, जो, हाँ, जो आपने कहा कि शो ऑफ अब हैंड के बजाय जो है वो अब सीक्रेट बैलेट अब से वो होगा। सीक्रेट बैलेटिंग होगी। और वहां पर कोई भी बंदा मेयर बन सकता है, नहीं कि उसको उसको यूसी नाज़िम बनने की जरूरत नहीं है, उसको काउंसलर इलेक्ट होने की जरूरत नहीं है, वो कोई भी बंदा होगा और वो जाकर अपने जेब में पैसे रखे, जीते हुए लोगों को खरीदे और लोगों को इम्तिहान में डालने वाली बात है ना। आपके मुल्क में जहां पर सेनेटर बिकता है, जहां पर एमएनए बिकता है, वहां पर काउंसलर और यूसी नाज़िम क्यों नहीं बिकेगा? माय गॉड। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर, क्योंकि आपने इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं, फिर आपने इलीगल कंस्ट्रक्शंस का भी जिक्र किया, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पीएसपी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं। कमाल साहब, आपने ये कहा कि आप जिहाद करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन बतौर, देखिए, एक सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है जिसमें सीट्स होती हैं, शोर होता है असेंबलीज में। आपकी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी कोई सीट नहीं है, फिर ये जो कंटोनमेंट इलेक्शंस हुए इसमें भी आप लोगों की परफॉर्मेंस नहीं सामने आई। व्हाट वुड यू डू? मतलब सड़क पे एहतजाज से क्या होगा? इस शहर में आपके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी है एंड अभी तक ऐसा कुछ उनकी तरफ से सामने नहीं आया कि वो क्या कुछ करेंगे। देखिए, जो लोग असेंबलियों में हैं वो तो वॉकआउट करके बाहर आ गए, उनको तो असेंबलियों से बाहर ही नहीं आना चाहिए था। वो तो बैठ जाते वहां पर, धरना दे देते वहां पर और अपने घरों को नहीं जाते, लोगों को बुला लेते वहां पर। जिस असेंबली से ये बिल पास हुआ है उस असेंबली से उनको उठकर आना नहीं चाहिए था वापस। अब अगर आज अगर मेरे पास असेंबलियों में नुमाइंदगी नहीं है तो बस मैं खामोशी से मर जाऊं, मैं खामोशी से सब चीजें होता हुआ देखूं और मैं खामोशी से सिर्फ अपनी जो है वो सियासत करूं। नहीं, मुझे नहीं करनी इस तरह की सियासत। अगर मैं लोगों के साथ और पाकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादतियों के ऊपर उसको लोगों को मोबिलाइज करके लोगों की आवाज बनकर, लोगों की आवाज है और जो मैं समझता हूं कि इससे इस मुल्क की तबाही का आगाज हो रहा है। क्योंकि देखिए, लोग अब जब आप लोगों को दीवार से लगाएंगे तो लोग इस रियासत से बज़्ज़न होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं रियासत का वफादार हूं, मैं हुकूमत का वफादार नहीं हूं। ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की जो काम कर रही है, ये लोगों को रियासत से बज़्ज़न कर रही है। कराची के नौजवानों को एक दफा दीवार से लगा रही है। कल को जब कोई नौजवान गलत राह पे जाएगा, भटकेगा, आप उसको बंदूक लेकर उसको पकड़ने आ जाएंगे कि हमने दहशतगर्द पकड़ लिया, हमने दहशतगर्द लापता कर दिया, हमने दहशतगर्द मार दिया। आज दहशतगर्द पीपल्स पार्टी बना रही है। मेरा ये कहना है कि रियासत, खुदा के वास्ते, और पाकिस्तान के तमाम इदारे, रियासत चलाने वाले होश करें और देखें कि कल के दहशतगर्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज बना रही है। हमारा ये मुल्क है, ये मेरी रियासत है और ये जो मैं आगे देख रहा हूं होने जा रहा है, मैं उसको रोकना चाहता हूं। हाँ, मेरे पास आज असेंबलियों में सीट नहीं है, कल असेंबलियों में सीटें होंगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ असेंबलियों की सीट का इंतजार करूंगा। जब सीटें आएंगी, जब मैं सही बात करूंगा, मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैं आज लोग मेरे साथ हैं, जो असेंबलियों में लोग बैठे हुए, अनफॉर्चुनेटली वो कोई भी अपना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके। अच्छा, तो कमाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई भी क्योंकि नाला रहती है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ, क्या कुछ मामलात आपके पीटीआई के साथ चल रहे हैं इस हवाले से या नहीं? देखिए, हमने ये डिसाइड किया है कि हम तमाम पार्टीज के पास जाएंगे इस हवाले से। हम इसमें कोई सियासत नहीं है। कल हमारे लोग जमात इस्लामी के पास गए थे, हम और पार्टीज के पास भी हम जाएंगे, सबसे हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग एमक्यूएम। पार्टी का देखिए डिपेंड करता है उनके रवैये पे, सारा कुछ डिपेंड करता है उनके रवैये पे। ये सियासत नहीं है, ये सब कुछ जो है वो इस शहर, सूबे और मुल्क की बका की बात है सारी। जो पीपल्स पार्टी काम कर रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप कराची में वो हिवोक क्रिएट होगा कि आप तमाम माजी के तमाम एक्सपीरियंसेस को भूल जाएंगे। ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। ये मुल्क, आप एक बिल्ली को भी अगर कमरे में बंद करके उसके ऊपर उसका रास्ता बंद करते हैं, वो भी चपट कर आपको पंजे मारती है। ये 3 करोड़ जीते जागते इंसानों का शहर है। आप उसको पानी नहीं दे रहे, आप उसको सेवरेज का निजाम नहीं दे रहे, आप उसको तालीम नहीं दे रहे, आप उसको रोजगार नहीं दे रहे, आप उसकी सड़कें नहीं बना रहे, कचरा नहीं उठा रहे। ले देकर वो कहीं काउंसलर बना लेता था, 4 काम अपने करा लेता था, कोई अपनी उसकी दाद रसी हो जाती थी। आपने ये निजाम भी उससे छीन लिया। अच्छा, अब क्योंकि आपने कहा कि डिफरेंट सियासी जमातों के पास आप जाएंगे, जमात इस्लामी तो इस पर वोकल हो रही है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई से कितनी उम्मीदें हैं कि वो इस पर आप लोग लब्बैक कहेंगे, सब मिलकर बात कर सकते हैं?
देखिए, हमें तो उन्होंने मायूस किया, असेंबलियों के अंदर वो बैठे हुए हैं। उनको तो असेंबलियों से बाहर नहीं आना चाहिए था, उनको तो अपने एमपीएस को बिठा देना चाहिए था वहां पे, और पूरी शहर को कॉल करते कि भाई आ जाओ, और हम नहीं आ रहे असेंबलियों से बाहर। इस इश्यू को उन्होंने जो है वो वॉकआउट करके असेंबलियों से बिल पास करवा कमाल के साहब, वो जमाना और गया जब एक कॉल पे सारा शहर जमा होता था, वो किसको बुलाते? जी ऐसा नहीं है, वो एमपी एमएलएज हैं, उनके हलके होंगे, उनकी पार्टीज होंगी, ऐसा नहीं है। और इस बात पे अगर आप स्टैंड लेंगे सही बात पे, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। बहरहाल उन्होंने ये काम नहीं किया। मैंने आपसे बात की, सबके रवैयों पे डिपेंड करता है। हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते, ये जेन्युइन इशू है, और इस इशू को अगर जो है वो नहीं हल किया गया, इसको अंडू नहीं किया गया, और अंडू तो इसको करना एक बात है। ये 2013 में भी इख्तियारात दिए गए हैं, इसको आपको लोकल गवर्नमेंट्स को इख्तियारात और वसाइल देने पड़ेंगे। इसलिए हमने तजवीज पेश की है कि ये बार बार ये चक्कर होता है। आप आइन में वजीर आजम और वजीर आला की तरह लोकल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स लिखवा दें एक दफा, और आप आइन में एनएफसी अवार्ड की तरह पीएफसी अवार्ड लिखवा दें। दो काम आपको आईनी तब्दीली करनी पड़ेगी, तरमीम करनी पड़ेगी। ये काम कर लेंगे आप, फिर ये ड्रामा सारा खत्म हो जाएगा। बट आर यू प्लानिंग ऑल्सो टू गो टू द कोर्ट्स अगर कुछ मामला इस तरह से हल ना हुए? Well, 100% we have prepared our documents. Inshallah Taala, in a day or two, would have gone into the court. थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा कमाल साहब। आज तो वक्त की किल्लत थी, लेकिन आपसे ज़रा तफसील से बात करेंगे उन झीलों के हवाले से भी, और जो भी इलीगैलिटीज़ हैं जिस तरह से कोर्ट ऑर्डर कर रही है और उसको मिसमार होना है, आपके नज़दीक क्या यही एक हल है? इस पर एक तफसील से आपके साथ नशिर ज़रूर रखेंगे। बट थैंक यू सो मच। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब आखिरी हद तक जाएंगे। किस तरह से ये शेप अप होता है, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उन्होंने कहा, इस निज़ाम के लिए, यानी कि निचली सतह तक जब तक इख्तियारात नहीं जाते, किसी भी शहर के हालात बेहतर नहीं हो सकते। अल्लाह हाफ़िज़।